अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। कनाडा में मंडे को थैंक्स गिविंग मनाया गया है और ये सिलसिला अब चलेगा मजीद कुछ दिन। और थैंक्स गिविंग का बुनियादी मकसद ही यही है कि लोग शुक्रगुजार हों एक ऐसे वक्त में जब पेंडेमिक की एक सूरत हाल चल रही है। लेकिन गुज़िश्ता पीर मॉन्ट्रियल में क्या चीज़ें खुली रहीं और क्या बंद रहीं, लोगों को इसमें कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा, इसमें हम आपको बताते हैं। क्योंकि कुछ पब्लिक सर्विसेज मॉन्ट्रियल में बंद रहीं और कुछ ऑपरेट हो रही थी, लेकिन उनके आवर्स जो थे वो बदल चुके थे, यानी डिफरेंट आवर्स में वो ऑपरेट हुई और लोगों को उसमें फैसिलिटेट किया गया। जो जगहें बंद रहीं उसमें फेडरल, प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, बैंक्स थे और कोर्ट हाउसेस थे, जबकि कुछ लाइब्रेरीज भी थी और मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स भी बंद था, जबकि कनाडा का पोस्ट ऑफिस भी इन बंद होने वाली जगहों में शामिल था। जो जो चीज़ें खुली रहीं उसमें बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स थे, जबकि पब्लिक मार्केट्स भी खुली रहीं, जिसमें कहा जा रहा है कि अवतार, जीन टैलोन और दीगर भी शामिल हैं। कुछ शॉपिंग मॉल्स भी खुले रहे, फार्मेसीज खुली रही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रही, और इसके अलावा SAQ और SQDC स्टोर्स भी खुले रहे, जबकि आउटलेट्स बंद थे इनके। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज भी जारी रही, सिनेमाज भी खुले रहे और कुछ रेस्टोरेंट्स भी खुले रहे, बार्स भी खुले रहे और वहां पर लोगों के जो हेड्स थे यानी जो काउंटिंग्स थी उसको उन्होंने लिमिटेड रखा था। बताया भी जा रहा है कि कुछ पब्लिक मकामात थे जहां पर पाबंदी रही है और दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे हॉलीडे को स्केड्यूल किया गया था, लेकिन जो बस के टाइमिंग्स थे ट्रांजिट के हवाले से उसको मॉडिफाई किया गया ताकि लोगों को सफ़र में मुश्किलात ना हो। इसमें एक्सो ट्रेन्स भी संडे को स्केड्यूल्ड हो चुकी थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो कनाडा में दीगर जगहों पे ले जाने के लिए जो बस सर्विस मौजूद होती है उसमें भी कुछ स्केड्यूलिंग हुई थी और वो सैटरडे से ही होना शुरू हो गई थी। जबकि मॉन्ट्रियल में जो पार्किंग थी पूरे शहर में वो रेगुलर रही और रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो बिल्कुल अप्लाई हुई थैंक्स गिविंग डे के मौके पर। कोविड-19 की टेस्टिंग और वैक्सीन के हवाले से भी आपको बता दूं कि जो टेस्टिंग साइट्स थी मॉन्ट्रियल के अंदर वो रेगुलरली अपने आवर्स में ओपन रही, ऑपरेट होती रही थैंक्स गिविंग डे के मौके पर भी, और टेस्ट भी होते रहे, लोगों की वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी रहा और उसमें किसी भी तरीके की कबाहत नहीं आई। लेकिन जो गार्बेज और रिसाइकलिंग का मरहला था उसमें ये बताया गया कि जो उसकी कलेक्शन थी उसमें कुछ इतलात मिली हैं कि वहाँ पर वो स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ें नहीं हो सकें और ग्रीन वेस्ट कलेक्शन जो है वो पोस्टपोन रहा ट्यूसडे तक, यानी अक्टूबर 12 तक मॉन्ट्रियल नॉर्थ के अंदर। लिहाजा मॉन्ट्रियल के हवाले से हमने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल में थैंक्स गिविंग डे पे क्या क्या खुला रहा और क्या क्या चीज़ें बन रही और लोगों ने थैंक्स गिविंग डे को अपने तौर तरीके से सेलिब्रेट किया। अब आपको कनाडा हाईलाइट में अल्बर्टा से एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां पे एक सियाह रंग के भालू को, ब्लैक बेयर को देखा गया और वो एक घर में दाखिल हो गया और उस घर में वो पूरे आसानी के साथ घूमता रहा। रेडी फैमिली का ये घर था और रेडी फैमिली की जानिब से इस खबर को डिस्क्लोज किया गया, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने घर के अंदर दाखिले वाली जगह पर एक केज भी लगाया हुआ था और वो केज था ही इसीलिए कि अगर कोई भी बेयर आता है तो वो उसमें फंस सके। अल्बर्टा से आने वाली इस स्टोरी में बेयर उस अपने ट्रैप में, यानी जो बेयर ट्रैप होता है उसमें तो नहीं फंसा, अलबत्ता एक घर के अंदर जो है ज़रूर दाखिल हो गया। और जो तस्वीर ली गई हैं रेडी फैमिली की जानिब से और जो बताया गया है उसमें यही चीज़ें शामिल हैं कि उसने किस तरीके से घर में घुस के पूरे घर का मुआयना लिया इस भालू ने, और इस ब्लैक बेयर ने ना सिर्फ मुआयना लिया बल्कि खाने पीने की चीज़ों को भी तलाश किया, बेड शीट भी ख़राब की उसने, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने पूरे घर का मुआयना करने के बाद हर जगह में उसने अपने ये कह लीजिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स भी छोड़े। इसके अलावा जो बेयर हॉट स्पॉट रहा वो अल्बर्टा का ये वो जगह रही जहाँ पे इनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब तो हुई, डरी हुई, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बरवक्त इत्तला दी। और इस हवाले से एना लुकालिया स्पोक्स पर्सन है अल्बर्टा की फिश एंड वाइल्ड लाइफ की, उन्होंने बताया है कि जिस वक्त ये घर में ये दाखिल हुआ है बेयर, और उस वक्त कोई बर वक्त ऐसी इतला नहीं मिल सकी कि उसको पकड़ा जा सके। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात ये रही कि इस बेयर को पकड़ने के लिए वहाँ पे एक ट्रैप मौजूद था, पूरा एक पिंजरा ऐसा मौजूद था जहाँ वो अगर दाखिल होता तो वो पकड़ा जाता, लेकिन बहरहाल वो उसमें दाखिल ही नहीं हुआ, वो उल्टा घर के अंदर दाखिल हो गया
और जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं बेयर्स जब इन चीज़ों में, तो स्पोक्स पर्सन का भी यही कहना है वाइल्ड लाइफ की कि उनको मालूम हो जाता है कि ये जगहें जो है हमारे लिए हमें ट्रैप करने के लिए, और उन्हें अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे इंसान रहते हैं या हमारे लिए सेफ हैं वो जगहें। वहीं पे वो दाखिल हुआ और उस कमरे के अंदर उसने बाकायदा सर्चिंग की, उसने सूंघा, चीज़ों को देखा और कुछ चीज़ों को अलट पलट करने के बाद फिर वो वहाँ से चला गया। अब हम आपको कनाडा हाईलाइट में क्यूबिक के कुछ आदाद शुमार बताते हैं कोविड के हवाले से कि इस वक्त कोविड की क्या पोजीशन है पूरे क्यूबिक में। क्यूबिक में 612 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता संडे को और 3 लोगों की अमवात भी हुई है, जबकि इस पेंडेमिक के स्टार्ट से लेकर आज तक 4,15,787 केसेस कंफर्म रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 11,415 अफराद लुक्मा अजल बन गए। कहा यह जा रहा है कि 296 अफराद जो इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज हैं, उनमें से 80 अफराद ऐसे हैं जिन्हें ICU में मुंतकिल किया गया है। और पूरे सूबे की अगर क्यूबिक की बात करें तो तकरीबन 1,29,93,812 कोविड-19 की डोजेस फराहम की गई हैं वैक्सीनेशन के लिए, और इसमें 16,094 वो डोजेस भी शामिल हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटों में डिलीवर हुई हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। 90% कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, वो अपनी खुराकें ले चुकी हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि 85% ऐसी पॉपुलेशन इसमें शामिल है जो अपनी 2 डोजेस ले चुके हैं, और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी सेकंड डोज लेनी है, और कुछ परसेंटेज ऐसी भी है 10 या 11% जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। लिहाजा सबको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। क्यूबिक की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है और जो ताज़ा आदाद शुमार है उसमें 612 नए केसेस हैं। अलबत्ता ये केसेस मजीद ना बढ़े इसके लिए लोगों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। और अब जो स्टोरी आपसे शेयर करेंगे कनाडा हाईलाइट में, वो कैनेडियंस के लिए, कनाडा में रहने वालों के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है कि कनाडा में पैदा होने वाले डेविड कार्ड उन लोगों में शामिल हो चुके हैं, उन 3 लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स पे नोबेल इनाम से नवाजा गया है। 3 लोगों को नोबेल इनाम दिया गया है मईशत के हवाले से। बेहतरीन मुआशी माहिरीन में जो दुनिया के 3 बड़े लोग शामिल हुए हैं, और US बेस्ड इकोनॉमिस्ट अवार्ड था जो 2021 का नोबेल मेमोरियल प्राइज था। और इस जो 3 लोगों को, जो इसमें 3 विनर्स हैं, उनमें से एक डेविड कार्ड है जिनकी उम्र बताई जा रही है कि वो 65 वर्ष के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के अंदर वो इस वक्त भी मुंसलिक हैं उनके साथ, और उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है और उन्हें प्राइज भी जो है इसमें मिला है। और कैनेडियंस के लिए ये वाकई सर फख्र से बुलंद करने का मरहला है। और कार्ड्स की जो स्टडीज थी इकोनॉमी के हवाले से वो बड़ी खूबसूरत, नायाब और बहुत ही इंटरेक्टिव थी कि उन्होंने कोर क्वेश्चन सोसाइटी से लिए और उनकी सोसाइटी की इकोनॉमिक पोजीशन को बेहतर करने में उन्होंने अपनी राय दी। लिहाजा डेविड कार्ड को काफ़ी लोगों ने सराहा भी है, और इनकी इस स्टडी ने, उनकी रिसर्च ने वाकई जो मिनिमम वेजेस थे उसको इंक्रीज किया। यानी कार्ड ने जो काम किया, उनकी जो रिसर्च थी वो ये थी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट को इसमें अपना एक टूल बनाया। न्यू जर्सी का रेस्टोरेंट था और ईस्टर्न पेंसिल्वानिया के अंदर ये मौजूद था, जहां पे उन्होंने ये फैक्ट मेजर किया कि कैसे मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। और उन्होंने अपने इस पूरे रिसर्च पेपर में, जो उनका रिसर्च पार्टनर था एलन कॉगर, उन्होंने इस चीज़ को फाउंड किया और बताया कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करती अगर इसको इंक्रीज किया जाए। ये एक बड़ी अनोखी और पूरी दुनिया के लिए बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब मिनिमम वेजेस को हम बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि वो इफेक्ट नहीं होती। इसी रिसर्च की बेस पर और अपने इस वर्क की बेस पर उन्हें इस अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। और जो 3 लोग इसमें दुनिया के बेहतरीन मुआशी माहिरीन में शामिल हुए हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, उसमें से एक कैनेडियन है, और इन्होंने वाकई कनाडा का नाम रोशन किया। और कनाडा में रहने वाले लोगों को भी अब ये सोचना होगा कि कनाडा वाकई इनकी रिसर्च से अपने मुल्क में भी फ़ायदा उठा सकता है। यानी डेली वेजेस को अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं होगी। और US बेस्ड इकोनॉमिस्ट अवार्ड लेने वाले ये एक बेहतरीन डेविड कार्ड कैनेडियन बन चुके हैं। अब आपको वैनकूवर के कोल हार्बर से एक स्टोरी शेयर करते हैं जहां पे किलर व्हेल्स को स्पॉट किया गया है और इसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई है, और ये देखा गया है कि वैनकूवर का जो कोल हार्बर है वहां पर उस समंदर के पानी में किलर व्हेल्स जो हैं वो देखी गई हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इकोसिस्टम के बैलेंस की वजह से है,
और उनका वापस लौट जाना। रॉबर्ट जॉनसन है, उन्होंने इस हवाले से जो है ये बात कही और कहा है कि वैंकूवर का ये जो सी प्लान टर्मिनल है कोल हार्बर में, वहां पर इस किलर वेल को देखा गया है। किलर वेल के हवाले से हम सब जानते हैं कि दिखने में बड़ी खूबसूरत होती हैं और जब इनका इकोसिस्टम और उनको जब बैलेंस फील होता है तो वो फिर उस तरफ आ जाती हैं और इसी बुनियाद पे उनको वहां पर देखा गया है। जॉनसन भी इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी 3 साल इस पर मेहनत की है इस रिसर्च के हवाले से, और अब उनकी रिसर्च भी एक तरीके से साबित हो गई और इस किलर वेल की उस सरफेस तक पहुंचना और उस हार्बर तक पहुंचना इस बात की अलामत है। इससे पहले भी गुज़िश्ता सालों में किलर वेल्स वहां पर देखी गई हैं। आइए आपको कुछ वीडियो में मनाजिर भी दिखाते हैं जो उस वक्त रिकॉर्ड किए गए। Orcas paying a visit to downtown Vancouver. The planes obviously can't park here because there's some real nature happening here, right? So it's just amazing. Robert Johnson captured the spectacle. See that kind of amazing majesty, it's just, that was the largest creature I've ever seen in my life. I can't believe things like that live. It's crazy, yeah. But the researchers say many whales are making a comeback, the exception being the southern resident killer whales, which rely on dwindling salmon returns. But others, like humpbacks and transient killer whales believed to be the ones seen downtown, are returning. Transients feed on mammals like seals, whose populations have been increasing. The seals that used to be concentrated in a few places, they began to move and start to hide out because now it's risky to go out in the open. And now we're finding the killer whales are coming into these spots. Some are near Coal Harbour, maybe near the seaplanes, maybe near the ferries. Good news for those who came today hoping for a glimpse. I'm excited that there are whales around, so let's see. Once I see one, I'm going to be more excited, that's for sure. Because I saw the small flick on the TV and on YouTube about the whales. So that's why I'm here. I'll be very happy to see them, but I don't know. It's not normal, right? It's a moment Johnson won't soon forget. Definitely changes your perspective and what kind of animals and creatures live underneath the water here in downtown Vancouver. और आज कनाडा हाईलाइट में इख्तिताम पे आपको बताएं कि मॉन्ट्रियल में जहां म्यूनिसिपल्स के इलेक्शंस होने जा रहे हैं नवंबर में, वहीं 30 और 31 अक्टूबर की डेट बड़ी अहम है बॉर्ग मेयर के हवाले से और इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक बॉर्ग मेयर मिस्टर जिम भी मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू मिस्टर जिम फॉर योर प्रेशियस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to know that how much do you expect to win this election? Well, first of all, thank you very much for having me on the show. Salam alaikum to all the people that are watching this. I never ever have taken any election for granted. I've never ever expected ahead of time to win. I've always said to myself and my team that we never win up until the night of the election when the votes are counted. We can never be sure during an election who will ever win. We just have to continue doing what we've been doing for years, working with our community and being present, and hopefully have the privilege to represent our community again for another mandate. Mr. Jim, are you satisfied with the election campaign in respect of COVID-19 strictness? Well, as we know, COVID has affected the world in terms of how we manage all spheres of society. And when you look at the election process, certainly all safeguards will be taken into consideration to try to maximize the number of people that are voting, making sure that everyone is protected, not only the folks that are voting, but also the people that are working the poll stations. And so I mean, we looked at and proposed to the City of Montreal that we allow, especially for our older population, the mail-in right to vote. And unfortunately, that was rejected on a number of occasions. So what we're saying is that people should have confidence in the safeguards in place to be able to protect them. But above all, exercise their right to vote, as usually we get in all municipal elections, approximately 40% of the population voting, and that is extremely low. And so we want to encourage people to be involved in the democratic process. But I'm optimistic. We've seen now that with COVID, there have been some changes and allow us to live some type of normalcy back in our lives as long as we take the proper precautions. And this is what we're hopeful as we move forward to the election days. Mr. Jim, what steps have been taken to counter or control car hit incidents, especially in the West Ice Line? Certainly, we know that
with traffic and speed and reckless driving, it has become now an issue that is really impacting not only my community, but communities throughout the West Island, as I have been in direct communication with other mayors. We know that we have a very active traffic committee where we have members of our police, our fire department, our city engineers, and others that are working together to not only analyze some of the problematic areas, but to put measures in place to minimize all accidents and to minimize the speed in these areas that result usually in a lot of the problems that we see throughout the territory. And so we have taken measures throughout the territory to be able to reduce the speed around parks and schools, particularly to 30 kilometers an hour. We've proposed and placed many speed curbing measures, such as freestanding markers, some speed bumps throughout the territory, inform the police, of course, because traffic is a police initiative and needs to be controlled by the police, and provide them with the support that they need from the city to be able to at least work with our community and educate our public to not use excessive speeds on our community. But there is still a lot of work to be done. And if we see that we are reelected come November 7th, one of the things that we will look at with our administration is certainly all of the things that I've mentioned already, but also analyze the possibility of reducing the kilometers and the speed limit on the local streets to 30 kilometers an hour, which will give a lot more tools to the police to be able to address a lot of these issues that we deal with every day. Mr. Jim, may I know what's your manifesto for this election? Certainly, we have a lot of things on the list. I mean, we're looking at completing our aquatic and recreational center. We look at the economic development plan that we created a couple of years ago that will be vital in the post-pandemic relaunch of our commercial industry. We look at the development that we have in communication with all our cultural communities and how do we bridge the gap and make them feel a part of the community. As I also come from a cultural community, we feel it's necessary that we celebrate in harmony the diversity of our community, which we've always done. I mean, we look at the mitigating measures to reduce any impact of the major flooding that our community has been faced with the last number of years. And we have a series of other things as well, is to continue the public transit, the active transit, and the way we get to the new proposed train stations in our community to allow people to leave their cars either in a parking lot or at home to be able to take public transit and impact less the environmental footprint that we leave with our community, as well, of course, as acquiring the different land that we want to maintain its ecological importance, as well as the thousands of trees that we plant every year in our community. And so that is a small snapshot of some of the manifesto and some of the platform that we have in our community. But certainly for me, it's always been important that we give a voice to the public, represent our community in the best way we can, and also be present, as all of us have been for decades of our life, in the community, entrenched in the community, helping and providing the necessary support to those that are often the most vulnerable in our community. And so this is, for me, what really represents myself and my team here in Pierrefonds Roxborough, and also with the Ensemble Montréal with our leader, Denis Coderre. Okay, Mr. Jim, in which areas do you think that people will see improvements in Montreal? Well, I think that when we look at the improvements, should our party and should our team win in Pierrefonds, is of course to provide a voice to the citizens. But also, I think the relaunch of our metropolis, the city of Montreal being the second largest city in Canada, should be able to bounce back post-pandemic. It's going to take some time, but I think our party, and I believe strongly that our party has the leadership necessary and the expertise and people that have been involved in the communities for really decades of our lives that can bring about some positive impact to be able to improve
following the pandemic. And so the other thing that we do, and the name of our party says it best, Ensemble Montréal, which means togetherness. And we are the party that strongly represents the communities within Montreal and bridges the gap to be able to provide the necessary resources and support to not only the mainstream population, but also those that are most affected by the pandemic and other social issues that affect them every day. And so I believe that with our party and with the leadership that we have shown, the metropolis that we are, we can provide at least all of those resources to be able to bring back our city to the level that we've been used to and we know of, and what we are proud to call home here, away from our native countries, to call home Montreal, being the diverse and harmonious community that we are. We are also looking at, for example, the safety, and providing the resources to the police to be able to do their job on a regular basis, to create some social peace within the different communities of Montreal. And these are all issues that I think we work on day in and day out. But I believe with our leadership following the next election, we can really work towards maintaining some of that. Okay, Mr. Jim, in last, I would like you to give a message for your well-wishers regarding this election campaign. Thank you. Well, my last comments are that, first of all, I'm very appreciative and thankful for all the support that I have received the last 12 years I've been elected. And also, if I have a message for everybody, is to go and vote, and to vote for the people that you believe can bring about the most change in your community, and the ones that have been involved historically for the people that we represent. And hopefully we get the right people that are in the right positions managing our cities. So that would be my last and final message, to encourage everyone to participate in their democratic right to vote. And hopefully we see you again after the election and represent you with my team as I've done the last 12 years of my career. Thank you very much to all, and I wish everyone a wonderful day. Thank you, Mr. Jim, for your precious time and best wishes for your election. गुफ्तगू आपने जानी, और उम्मीद है कि कनाडा के अंदर ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से और बिलखुसूस पैंडेमिक की सूरत हाल में एक अच्छे टर्नआउट के साथ मुनक्किद हो सकेंगे। कनाडा हाईलाइट से फिलहाल आज इतना ही। मजीद किसी भी खबर की आपको तफसीलात जाननी हो कनाडा से मुतालिक, क्यूबेक या मॉन्ट्रियल से मुतालिक, तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।